अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे जी मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमरीकी कांग्रेस अरकान का बानी पीटीआई के लिए इमरान खान की हमायत के लिए एक और ख़त लिख दिया गया है। इससे पहले भी ख़त लिखा गया था, उससे पहले एक अमरीकी कांग्रेस करारदाद भी मंजूर की गई थी। इसके अलावा द गार्डियन बरतानवी अखबार क्या दावा कर रही है उस पर भी बात करते हैं कि जी इमरान खान की ख्वाहिश के बावजूद पाक फौज डील के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई, कितनी सदाकत है, मुजम्मिल सौरवदी साहब से उनका तज्जिया लेते हैं। मुजम्मिल साहब, क्या लगता है आपको, बरतानवी अखबार जो लिख रहा है सही लिख रहा है? नहीं, देखें, गार्डियन ने जो आर्टिकल लिखा है ना, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने इमरान खान को जेल में सवालात भेजे और उन सवालात के जवाब इमरान खान ने उनको दिए, तो वो इमरान खान को कोट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका ये है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज को सवाल भेजे और एस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको जवाब भेजे जो उन्होंने सोर्सेज से, उसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से किसी बंदे का नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा है सोर्सेज इन एस्टेब्लिशमेंट। अब उन्होंने आर्टिस्टिकली सवाल इमरान खान से पूछा, आप एस्टेब्लिशमेंट से डील करने के लिए तैयार हैं? इमरान खान ने कहा हाँ, मैं उनसे एंगेजमेंट और डील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने यही सवाल एस्टेब्लिशमेंट से पूछा तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं, हम उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी उनसे एंगेजमेंट या बात करने की कोई पॉलिसी नहीं है। वैसे तो ये स्टैंडर्ड पोजीशंस हैं और मैं समझता हूँ पिछले साल डेढ़ से यही पोजीशन है कि पीटीआई और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए बेताब हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने बारहा जवाब दिया है कि हम बानी पीटीआई या इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये इसमें कोई ख़बर नहीं है, मेरे ख्याल में ये पुरानी जो दोनों की स्टेटेड पोजीशन है उसी का इयादा है, लेकिन चूंकि अब गार्डियन का आर्टिकल है तो हमने कहा इस वक्त सिचुएशन ज़्यादा क्लियर है क्योंकि बानी पीटीआई दोनों ने एस्टेब्लिशमेंट को भी, एक ही आर्टिकल में एस्टेब्लिशमेंट को भी कोट किया गया है और इमरान खान को भी कोट किया गया और टेक्निकली उन्होंने एक ही सवाल का जवाब दिया है कि जी इमरान खान आज भी, जब 24 नवंबर की कॉल है, जब वो इतना बुरा भला मतलब उनकी लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट से, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतनी तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं, वहाँ वो एस्टेब्लिशमेंट से बात और मुफाहमत के हक़ में है और उनका है कि गल हो जाए तो बड़ी गल है। इमरान खान ने कहा था आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए। नहीं, उन्होंने गल हो, न्यूट्रल का लफ्ज़ नहीं लिखा गार्डियन ने, पहले की बात, गार्डियन ने न्यूट्रल का लफ्ज़ नहीं लिखा। उन्होंने कहा जी वो बात करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, मुफाहमत के लिए, रिकनसाइल के तैयार है। मतलब टेक्निकल है, साड़ी गल हो जाए बड़ी गल है। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है कि हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक टेक्निकली गार्डियन का लेटेस्ट आर्टिकल है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकी कांग्रेस के मन की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडन के नाम एक और ख़त आया है और इस ख़त में भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया है जी, और कहा गया है कि जी उनको रिहा किया जाए और वो पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर हैं, तो इसलिए 46 अमेरिकी कांग्रेस के अरकान है जिनमें से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों शामिल हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये मेरा ख्याल है ये भी अब फायर ठूस हो गया है। अच्छा, आप मेरी बात समझें। पहला खत था, हम सब ने कहा जी अमेरिकी कांग्रेस का खत आ गया, अब तो पाकिस्तान में जलजला आ जाएगा, अक्टूबर में हकीकत हिल जाएगी, अमेरिकी कांग्रेसमैन का खत आ गया है। आपको पता है अमेरिकी कांग्रेसमैन का खत है, पाकिस्तान ने तो लेट ही जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, नोबडी बॉदर्ड। बल्कि आप बात समझिए, मेरे ख्याल है 1 इंच भी तब्दीली नहीं हुई पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से या पीटीआई की पॉलिसी के हवाले से अमेरिकी कांग्रेस के ख़त के बाद। फिर अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद मंजूर हो गई और इतनी भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर हुई कि अब तो कहा गया कि अब तो देखें अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद मंजूर हो गई है, अब तो एस्टेब्लिशमेंट लेट ही जाएगी, अब तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया इमरान खान की रिहाई के अलावा। लेकिन हमने देखा कि उस करारदाद का भी पाकिस्तान की हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और रियासत पर कोई असर नहीं हुआ। हुकूमत ने कहा हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसको, बल्कि वाइट हाउस के जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान थे उन्होंने कहा इस किस्म की करारदादों की कोई हुकूमती हैसियत नहीं होती, ये एक मुशावरती बात है। जैसे हमारी कौमी असम्बली करारदाद पास कर ले तो वो ज़रूरी नहीं हुकूमत पर बाइंडिंग हो, कानून साजी बाइंडिंग होती है, करारदाद बाइंडिंग नहीं होती। अब एक और ख़त आ गया है।
अच्छा, इससे पहले एक कंपनी के साथ पीटीआई यूएसए का लॉबिंग का मुआहिदा भी सबके सामने आया था। पीटीआई यूएसए ने एक मुआहिदा किया था फेंटन कंपनी के साथ जो वाशिंगटन की है कि वो पीटीआई के लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए लॉबिंग करे। अच्छा, अब अगर लॉबिंग के लिए आपने को $40,000 पर मंथ पे एक मुआहिदा किया है और आप हर महीने उस कंपनी को $40,000 दे रहे हैं, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है हर महीने के, वो तो उसमें ये आप खत का कह सकते हैं। देखिए, अमेरिका में एक ट्रांजिशन जारी है। आप टेक्निकली समझें, इस वक्त अमेरिका में कोई हुकूमत नहीं है। बाइडन का दौर ख़त्म हो गया है, ट्रंप ने अभी टेक ओवर नहीं किया है। नए कांग्रेसमैन ने भी आने हैं, पुराने कुछ इलेक्शन हार गए हैं, कुछ नए आ जाएंगे, नई सेनेट आनी है, नए कांग्रेस आने हैं, नई पूरी हुकूमत ट्रंप इंतजामिया आनी है। तो टेक्निकली इस वक्त अमेरिका एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। हुकूमत ज़रूर मौजूद है बाइडन की, हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका में कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन वो एक आउट गोइंग गवर्नमेंट है। उनके हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ है उनके हाथ में, लेकिन उनके जाने की एक तारीख मुकर्रर है कि वो जा रहे हैं। वो जाती दफ़ा बड़े इक़दामात करते हुए इंसान नहीं जाता, कहता है जी अगली हुकूमत आकर देख लेगी। डे टू डे आप मैयत ज़रूर ले रहे होते हैं, लेकिन एक इंतकाल इक़्तिदार का अमल अमेरिका में शुरू है। बाइडन की और ट्रंप की मुलाकात हो गई है। ट्रंप ने अपनी इंतज़ामिया के लोगों के को नामज़द कर दिया है। वो अपनी अपनी जगह इंतकाल इक़्तिदार हो रहा है। तो अमेरिका में इस वक्त इंतकाल इक़्तिदार है और एक हुकूमत जा रही है, एक आ रही है मेरे ख्याल में, और एक कांग्रेस जा रही है, नई कांग्रेस आ रही है, एक सेनेट जा रही है, नई सेनेट आ रही है। बहुत सारे लोग हार गए हैं, बहुत सारे लोग नए जीत गए हैं। अब तो बिल्कुल रिपब्लिकन सेनेट हो जाएगी, रिपब्लिकन कांग्रेस हो जाएगी। पहले तो डेमोक्रेट्स की काफ़ी अक्सरियत थी उसमें। तो एक पूरा वहाँ एक पार्टी मुकम्मल तौर पर इलेक्शन हारी है, एक पार्टी मुकम्मल तौर पर इलेक्शन जीती है। तो वहाँ एक ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन में इन खतूत का अमेरिकी इंतज़ामिया पर भी कोई असर नहीं। लेकिन इन हालात में पीटीआई लॉबी बड़ी स्ट्रांग। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, एक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं। ये अमेरिका में लॉबी करने का मौसम ही नहीं है। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, मतलब अभी ट्रंप इंतज़ामिया कोई स्टांस पाकिस्तान के बारे में लेना नहीं चाहेगी कि हम जब जनवरी फरवरी में आएंगे तब हम बात करेंगे। अभी तो ट्रंप सदर का हलफ नहीं उठाया, टेक ओवर नहीं किया। नई कांग्रेस, नई सेनेट, नई इंतज़ामिया अभी कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने अभी आना है। इक़्तिदार उनके हाथ में अभी आया ही नहीं, वो क्या बात करें। इक़्तिदार में आने के बाद अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। ये जो लोग हैं ये जा रहे हैं, जाते हुए लोगों की कोई अहमियत नहीं होती इंतकाल इक़्तिदार में। ये कांग्रेसमैन जा रहे हैं, नए कांग्रेसमैन आ रहे हैं, कुछ हार गए हैं, कुछ जीत गए हैं। तो मेरे ख्याल में आपको अमेरिकन गवर्नमेंट की ट्रांजिशन को ज़हन में रख के समझना चाहिए कि ये एक वीक मोमेंट है अमेरिका में, जब अमेरिका में इस वक्त कोई मजबूत हुकूमत नहीं मौजूद है जो कोई मजबूत मौक़िफ़ ले सके। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का तो वैसे ही मौक़िफ़ ऐसा कुछ नहीं था बानी पीटीआई के हक़ में। ये मेरी ज़रूर इतलात हैं कि पीटीआई यूएसए बहुत कोशिश में है कि किसी तरह ट्रंप इंतज़ामिया के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ट्रंप हैं, किसी से कोई एक ट्वीट बानी पीटीआई इमरान खान के हक में करवा लिया जाए। लेकिन ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। पूरी इलेक्शन कैंपेन में जबकि बहुत पैसा लगाया है पीटीआई यूएसए ने ट्रंप के ऊपर, कोई उनको पीटीआई का या इमरान खान का कोई जिक्र नहीं, बल्कि पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो अब खतूत हैं ये फोके फायर हैं। मैं समझता हूँ ये मिस फायर हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और पीटीआई यूएसए को शायद इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन का कोई वज़न नहीं है और इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन अभी आई नहीं है। लिहाजा ये कोई बेहतरीन वक्त नहीं है अमेरिका में लॉबिंग का। यहाँ तो आप ये कहें कि जाते जाते बाइडन आपका कोई काम कर जाए तो आप वो कराना चाहते हैं, जिसके भी कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। और कुछ आप ये कहें कि आते हुए ट्रंप कोई काम कर दे तो वो आने का इंतज़ार करेगा ना, आने से पहले कैसे करेगा। अमेरिका में ये रवाज नहीं है कि जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है वो हलफ लेने से पहले कोई ऐसे पॉलिसी मैयर्स लेने शुरू कर दे जो उसको सदर का मनसब संभालने के बाद करनी है। वैसे भी ट्रंप ने बहुत सारे काम करने हैं जिनके लिए वो सदर बनने का इंतज़ार कर रही हैं। उन्होंने ट्रैवल बैन्स लगाने हैं, जंगें ख़त्म करनी हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना है। मतलब उन्होंने बहुत सारे वो काम अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अभी सदर नहीं है।
तो ये काम वो कैसे कर देंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त ना तो अमेरिका में, मेरा मतलब है, कोई ऐसी हुकूमत, वो मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं फ़ोन आएगा, एक ट्वीट आएगा, फोन आएगा, कोई तो इशारा मिलेगा। ये मौसम ही नहीं है अमेरिका में। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कोई मौसम ही नहीं है अमेरिका में ऐसे किसी ट्वीट या फ़ोन का। मुझे नहीं समझ आ रही पीटीआई यूएसए को जल्दी क्या है, उन्हें फरवरी तक इंतजार करना चाहिए। इस खत के अगेंस्ट एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि हम कोई गुलाम हैं, एक ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी ये तो पहले कहते थे और अब जो है बार बार अमेरिका की तरफ ही रिहाई के लिए बानी पिटाई की देखा जा रहा है। कश्मीर के हक में कोई बात नहीं की जा रही, मुआशी हालत पाकिस्तान की क्या है उसके हक में बात नहीं की जा रही, क्या पाकिस्तान के माहौलियाती हालात हैं उस पर बात नहीं की जा रही, स्मोक की वजह से जो अमेरिका को हेल्प आउट करना चाहिए उस पर ये बात नहीं कर रहे। सारा जोर है तो इमरान खान साहब की रिहाई पर। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम कोई गुलाम है से बात आगे निकल गई है, अब है हम गुलाम हैं। पहले पीटीआई कहती थी हम कोई गुलाम हैं अमेरिका के, कि अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत करे। अब पीटीआई का स्टांस है कि हम गुलाम हैं, आए अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत करे। मतलब इन खतों, इन करारदादों, इसके बाद पीटीआई का ये स्टांस तो नहीं है ना कि अमेरिका हमारे मामलात में बातचीत क्यों कर रहा है। उनसे कोई सीरियसली मुज़ाकरात ही नहीं कर रहा, एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं कर रही, वो क्या कर? मेरी बात समझे, वो पाकिस्तान में किसी से एस्टैब्लिशमेंट के अलावा बात नहीं करना चाहते, और हुकूमत भी। अच्छा, हुकूमत से तो वो बात नहीं करना चाहते, और हुकूमत उनसे बात करना चाहती है, वो हुकूमत से नहीं चाहते। एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती, वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में मेरे ख्याल में जो उन्होंने लॉबिंग फर्म के लिए किया है वो भी कोई इतना अच्छा एग्रीमेंट नहीं है। उसमें जो पुरानी जो पीटीआई के एंटी अमेरिका स्लोगन हैं उस पर माफ़ी भी मांगी गई है और कहा गया है कि जी अगर माजी में कुछ कहा गया है तो आइंदा हम अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे। तो इसलिए उस जो एग्रीमेंट किया गया है, इसी के साथ साथ ये अकेली एक्टिविटी नहीं है। कॉमनवेल्थ के भी एक जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट अफेयर्स के, उनका भी एक खत जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए 11 नवंबर का सामने आया है। सिचुएशन इन पाकिस्तान, द करंट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड द डिटेंशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे ख्याल में 24 नवंबर से पहले टेक्निकली मुझे ये लगता है कि एक कॉल दी गई है 24 नवंबर की जिसमें एहतजाज की, जिसके लिए बहुत जोर लगाया जा रहा है। हर एमएनए को 10,000 बंदा लाने को कहा गया है, एमपीए को 5,000 बंदे लाने को कहा गया है, ड्यूटियां लगाई गई हैं, थ्रेट किया जा रहा है जो बंदे नहीं लाएगा उसे पार्टी से निकाल देंगे, उसको कान पकड़वा देंगे, उसको उल्टा लटका देंगे, उसको गद्दार डिक्लेयर कर देंगे जो बंदे नहीं लाएगा। हर बंदा बंदे लाएगा, जो गिरफ्तार हो गया उसको भी पार्टी से निकाल देंगे कि तेरी तू जान के गिरफ्तार हुआ है। लिहाजा एक तरफ तो ये माहौल है मुल्क के अंदर के एक दफ़ा तो जोर लगा के हुकूमत को गिराना है, दूसरी तरफ बाहर से हुकूमत पर दो तरफ से पीटीआई इस वक्त हमला करना चाह रही है। एक वो हमला मुल्क के अंदर से 24 नवंबर को करना चाह रहे हैं हुकूमत गिराने के लिए, एक वो हुकूमत को बाहर से दबाव डलवा के, जैसे ये अब कांग्रेसमैन का ख़त आया, जैसे वो कॉमनवेल्थ का ख़त आया, जैसे कांग्रेसमैन का ख़त है। एक वह हमला बाहर से करना चाह रहे हैं हुकूमत पर, एक हमला मुल्क के अंदर से करना चाह रहे हैं। तो दो हमलों के नतीजे में उनका ख्याल है कि एक बाहर से भी हमला किया जाए और अंदर से भी किया जाए ताकि किसी ना किसी तरह इमरान खान की रिहाई कराई जाए। फैसल चौधरी साहब की डिमांड है कि इमरान खान साहब को अडियाला से बनी गाला में रखकर मुज़ाकरात किए जाएं ताकि भाई वो गार्डियन का मजमून आ गया कि कोई उनसे मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं, तो कौन करे मुज़ाकरात। लेकिन जो एहतजाज की कॉल दे दी है वो उस कॉल के हवाले से भी अब बातचीत तो शुरू हो चुकी ना कि किसी न किसी तरीके से ये डेट खत्म की जाए, एहतजाज की कॉल वापस ली जाए। उसके लिए इमरान खान से तो कोई बात नहीं करेगा। आपका ख्याल है कि अडियाला जेल में इमरान खान के पास कोई जाएगा और कहेगा कि आप कॉल वापस ले लें? नहीं, पीटीआई क़यादत तो कम से कम नहीं, कोई एस्टैब्लिशमेंट से जाएगा, कहलवाया तो जाएगा। नहीं देखिए, वो भी लास्ट टाइम जो उन्होंने किया उसके कोई पॉजिटिव नताइज नहीं आए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उनको लास्ट टाइम ज़रूर जब उस वक्त वो मजहबी जुलूस चल रहा था तो उन्हें कहा गया आप आगे कर लें, लेकिन उन्होंने उसके बाद इतना एस्टैब्लिशमेंट पे मेरा मतलब तानाजनी की, इतनी मेरा मतलब है उनके साथ तानाजनी की, सुबह 7 बजे के दरवाजे खुल के उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को कि ये आइंदा मेरे से बातचीत हो, उन्होंने उस पर इतनी तानाजनी की। मेरा ख्याल है दोबारा कोई पैगाम नहीं भेजेगा, क्योंकि पैगाम भेजने के बाद खान साहब हाल क्या करते हैं पैगाम रसां का,
उसको फिर मतलब हाथ समझे कौन उन्हें पैगाम भेजेगा। तो मुझे नहीं लगता कि 24 नवंबर के लिए भी कोई पैगाम रसानी होगी कि इसका होगा। मुझे लगता है कि इमरान खान से कोई बात नहीं होगी 24 नवंबर के हवाले से। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं ज़मीर साहब, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियां जहां एक तरफ जोरों शोर से जारी हैं, वहीं तहरीके इंसाफ का अहम इजलास भी कल तलब कर लिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी की आज कोट लखपत जेल से गुफ्तगू हुई है। मीडिया टॉक में उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई की क़यादत कहाँ गायब रहती है, किसी किस्म का ना राबता किया जाता है, ना मिलने आते हैं। क्या कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले सुनिए। की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ़ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा है, और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। जो जदोजहद वो कर रहे हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर एक दफ़ा हमसे भी वो इनपुट ले ले तो हो सकता है कि कोई चीज़ उनको पेश कर सके। मेरा 40 साल सियासी तजर्बा, उस तजर्बे को सामने रखते हुए मेरी इन सब कायदीन से गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर हमआहंगी है, मिसाल के तौर पर रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ह्यूमन राइट्स है, आइन की बालादस्ती है, उनसे इंगेज कीजिए और एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर एक कंसेंसस बिल्ड कीजिए, ताकि यकसबा होकर इमरान खान के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आइन के लिए वो हम यकजा हो सके और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। मुज़म्मिल साहब, गिला शिकवा ही सही, लेकिन बड़ा वैलिड पॉइंट है इनका। लेकिन सोचने की बात ये भी है कि बड़े अरसे बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को बोलने की इजाज़त मिली है। देखिए वो जेल में है ना। आज उनकी प्रेस टॉक में फैसल चौधरी पहुंचे तो कोई मीडिया टॉक हो गई, वरना मीडिया इंटरेक्शन उनका कम है, ये बात ठीक है। लेकिन वो मीडिया इंटरेक्शन मियाँ महमूद रशीद का भी नहीं है, उमर सरफराज चीमा का भी नहीं है, एजाज चौधरी का भी नहीं है, यास्मीन राशिद का भी नहीं है। वो मीडिया इंटरेक्शन सिर्फ इमरान खान को वो सहूलत अडयाला में हासिल है, बाकी किसी कैदी को पूरे पाकिस्तान में ये सहूलत हासिल नहीं है। वो तो गैर मामूली सहूलत है जो इमरान खान को हासिल है, वरना कैदियों को ये सहूलत हासिल नहीं होती। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि देखें ना, शाम वैसे तो ज़ैन कुरैशी साहब को एक शो काज भी जारी हुआ है, ठीक है ना, कि उन्होंने गद्दारी की है। लेकिन शाह महमूद का गिला बहुत जायज़ है कि आप अडयाला के बाहर तो लाइनें लगाकर खड़े हैं कि मुझे खान से मिलने का मौका नहीं मिलता, मेरा नाम लिखा दें, मेरा नाम लिखा दें। कोई कोट लखपत जेल के इन कैदियों को मिलने के लिए तैयार ही नहीं, मशवरे नहीं करते। नहीं मशवरा तो इनसे कोई खैर सगाली के तौर पर मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब जब से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने हैं, वो शाह महमूद से मिले हैं कोट लखपत आके, कोई महमूद रशीद को मिला है, कोई यास्मीन राशिद को मिला है, कोई उमर सरफराज चीमा को मिला है। आप इनको पॉलिटिकली इनकैश तो कराते हैं, इनकी कुर्बानी या इनकी जेल को आप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो करते हैं। मैं देख रहा था वो यूएस कांग्रेस के खाते में भी जिक्र था, लेकिन आप इनको जेल मिलने जाने के लिए तैयार नहीं है। उमर अयूब के पास टाइम नहीं है, शेख वकास अकरम के पास टाइम नहीं है, बैरिस्टर गौहर के पास टाइम नहीं है, अलीमा खान के पास भी टाइम नहीं है। वो इमरान खान को मिलने जाती हैं, इनको मिलने नहीं आती। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि शाह महमूद साहब ने ठीक आईना दिखाया है कि यार अस्सी भी जेल कट रहे हैं, हम भी इस पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, आपने तो हमें टिश्यू पेपर की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। और खान के साथ खड़े हैं। देखिए जेल में हैं, खान के साथ खड़े हैं। अभी तो देखें, जब उन्होंने जैन को गद्दार कह दिया तो शाह महमूद को भी गद्दार कह दिया। अब ये तो नहीं हो सकता कि जैन गद्दार है और शाह महमूद गद्दार नहीं है। टेक्निकली तो वो आज ये रो पीट रहे हैं कि यार हम जेल काट काट के मर गए हैं, आप हमारे बच्चों को भी गद्दार कह रहे हैं, हमें मिलने को तैयार नहीं है, हम क्या करें इस पार्टी के लिए। फिर उनका मशवरा भी बिल्कुल ठीक है
कि यार कोई कसीरुल जमाती इत्तेहाद बनाएं, कुछ सियासी जमातों का एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाएं, आप किसी दूसरी जमात को अपने साथ मिलाने में नाकाम रहे हैं। ये कोई सियासत नहीं। देखें, मौलाना आपसे दूर हो गए, वो एक बंदा, आप बताएं महमूद खान अचकज़ई कहाँ है? वो भी पीटीआई से नाराज हो गए। मतलब आज तो अच्छा, जिनको आपने सदर बनाया था, वो आए तहफ़्फ़ुज़ आइन इत्तेहाद का, वो भी आपसे रूठ के चला गया है। तो शाह महमूद का ये ठीक है ना कि यार लोगों के साथ चलना सीखें, लोगों को मिलना सीखें। मैं समझता हूँ शाह महमूद ने ठीक आईना दिखाया है कि मेरा मतलब है कि कोई अपने रवैये पे नज़रसानी करें। आप लोग कौमी से कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गया, कोई चेयरमैन बन गया, उसको जेल वाले याद ही नहीं। इमरान खान को तो हाजिरी देने इसलिए जाती है ना कि वो नहीं जाएंगे तो वो निकाल देगा। शाह महमूद के पास निकालने का अख्तियार नहीं ना, उनको कोई मिलने नहीं आता। महमूद रशीद को कोई मिलने नहीं आता, एजाज चौधरी को कोई मिलने नहीं आता, एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कोई बात नहीं करता, कोई उमर सरफराज चीमा को मिलने के लिए तैयार नहीं। इनकी तारीखों पे ये सब लोग क्यों नहीं मौजूद होते? तो इसलिए मेरे ख्याल में ठीक आईना दिखाया शाह महमूद ने। और ये पीटीआई का एक बड़ा ही डार्क चेहरा है, ये उनका स्याह चेहरा है जो आज शाह महमूद साहब ने सामने रखा। अब एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी और हो सकता है आने वाले टॉक शोज में नजर आ जाए। अब ज़ैन कुरैशी साहब ने क्या अपनी खामोशी तोड़ी है, जब उन पे बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं, शो कॉज भी उनको पार्टी ने दिया। पहले सुन लेते हैं ज़ैन कुरैशी का सवाल, फिर उसके बाद बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अरसे से खामोश हूँ और अभी भी जो वाकया रूनुमा हुआ सबके सामने है, और उस सिलसिले में पार्टी ने हमें शो कॉज नोटिस इशू किए। मैंने अपने शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया है और इस चीज को मुनासिब समझते हुए पार्टी के आला ओहदे से इस्तीफा भी दिया है, ताकि मेरे साथ कोई ऐसा सलूक ना हो जो बाकी एमएलए के साथ नहीं हो रहा, और बराबर ट्रीट किया जाए। कि माजी में भी जो मुझे जानते हैं उनको पता है लगी लिपटी करने वाला मैं हूँ नहीं, और मुझे बिल्कुल कोई शर्म नहीं है ये बात कहते हुए कि मेरे खानदान ने और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर जितनी कुर्बानी दी है, मेरा ओपन चैलेंज है, कोई बंदा मुझे साबित कर दे हमारे से ज्यादा किसी ने कुर्बानियां दी हैं। ओपन चैलेंज कर दी है ज़ैन कुरैशी साहब ने। ठीक है, वो शाह महमूद साहब भी कह रहे थे कि हमसे ज्यादा किसी ने कुर्बानी दी है। खान के साथ बराबर जेल तो शाह महमूद काट रहे हैं, और बेटा उनका गद्दार है, बेटे को शो कॉज है, और बेटे को कहा जा रहा है कि तू, हालांकि उसने वोट नहीं डाला 26वीं आईनी तरमीम में, लेकिन उसको शाह महमूद के खानदान को गंदा करने का एक अमल और उनको पॉलिटिकली मिलाइन करने का एक अमल जो है पीटीआई ने, वरना शाह महमूद की जेल का ही लिहाज कर लेते ज़ैन को नोटिस देने से पहले कि उसका बाप हमारे लिए जेल काट रहा है, तो हम उसको नोटिस दें, पार्लिमानी लीडर से हटाएं। तो मेरे ख्याल में शाह महमूद साहब ने भी आज दिल के फफोले ठीक निकाले हैं कि यार कुछ जुल्म दी आदत दिए, आपके लिए जेल खा खा मर गए, ना मिलने को तैयार हैं, ऊपर से मेरी औलाद के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। और ज़ैन कुरैशी साहब भी बहुत अरसे बाद बोले हैं कि यार बस कर दें, और क्या करें, मेरा बूढ़ा बाप आपके लिए जेल काट रहा है और आप हमें गद्दार भी कह रहे हैं। वो मैं आज देख रहा था कि वो आदिल राजा कह रहे थे इन्होंने 1.5 अरब रुपया लिया, बाप उनका अंदर है, आपने उन्हें, वो पेशावर उस इजलास में मौजूद थे जो भी कह रही है उसका हिसाब 1.5 अरब रुपए का हिसाब दें, पहले हिसाब दें, कौन सा सबूत है? तो मेरा मतलब आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कुरैशी खानदान ने ठीक एहतजाज किया है आज, कि मेरा मतलब हाँ। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब भी, बात अब ज़ाहिरा एहतजाज की तरफ जाएगी, जिसके लिए ज़ाहिरा पीटीआई की तैयारियां तो शोर से जारी हैं। शेर अफजल मरवत साहब फिर से नजर आए। शेर अफजल मरवत साहब सिर्फ एहतजाज से, जलसे से पहले तो बड़ा एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन एन एहतजाज के मौके पर गायब कहाँ हो जाते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। जलसा नहीं होगा, एहतजाज होगा और धरना होगा। और धरना कितना लंबा हो सकता है? इस पे कोई शैतान की आन की तरह लंबा हो सकता है, 100 दिन भी हो सकते हैं और 1000 दिन भी हो सकते हैं। 100 दिन, अच्छा 100 दिन मीन्स 3 महीने से ज़्यादा, और 1000 दिन का मतलब है कि फिर तो मेरा मतलब है 2.5 साल। अच्छा आप मेरी बात समझे, तो वो मैंने देखें ये मुख्तलिफ टीवी शो टॉक शोज़ में बात हुई है, हमने भी की है कि यार अगर आप लंबा धरना देना चाहते हैं, लोगों को बिठाना चाहते हैं, तो फिर आपको वहाँ वॉशरूम्स, खाने पीने के ये सब कुछ, और रियासत आपको ये नहीं करने देगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो लंबा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग फिर 8, 10, 12 घंटे बाद जब उनकी ह्यूमन नेसेसिटीज़ हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो फिर वहाँ से चले जाएंगे। जब खाने को नहीं मिलेगा, वॉशरूम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो वो फिर वहाँ से चले जाएंगे पुलिस की सख्ती के बाद। तो इसलिए मेरे ख्याल में
जो ये प्लान है कि फिर हमने लंबा धरना देना है, ये बड़ा मुश्किल मंसूबा है। इसको अमली जामा तो तभी पहनाया जा सकता है जब आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट हो, और अभी एस्टेब्लिशमेंट तो उनके साथ नहीं है तो फिर मुश्किल हो। गार्डियन ने क्या कहते हैं, धुंध का भी बड़ा मौसम है आजकल, तो स्मॉग है, धुंध है। हाँ, उसके हवाले से भी बात की है मरवत साहब ने, पहले सुन लेते हैं। उन्होंने निकलना है, वो स्मोक की परवाह नहीं करेंगे, वो पैदल भी आ सकते हैं। और स्मोक का तो हमें, अगर इस्लामाबाद में स्मोक फैल जाता है तो हमें तो फायदा होगा, हम इनको नजर ही नहीं आएंगे। अच्छा नहीं, अब ऐसा है, मैं इसे क्या कमेंट करूं? हाईवेज बंद होती हैं। क्या बात करते हैं वैसे? देखें, एक तो हाईवेज बंद होती हैं आजकल स्मोक की वजह से, और वैसे भी अगली दफ़ा तो लॉकडाउन भी गवर्नमेंट पंजाब में लग रहा है, तो वो वैसे ही ट्रांसपोर्ट जो है सड़क पे नहीं आने देंगे। कंप्लीट लॉकडाउन है जुम्मा हफ्ता इतवार। कल बारिश हो गई इस्लामाबाद में। अच्छा नहीं, मैं पंजाब लाहौर की बात कर रहा हूँ पंजाब में। तो मेरे ख्याल में टेक्निकल बात यह है कि स्मोक का गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, पीटीआई को नहीं, क्योंकि स्मॉग में वो लॉकडाउन लगाएंगे, वो निकलने नहीं देंगे, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे, जो इकट्ठे होंगे उनको गिरफ्तार कर लेंगे कि ये एक बहाना मिल जाएगा कि स्मोक के लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, इतनी स्मोक है, ये इतनी ट्रांसपोर्ट कैसे हम इनको दे सकते हैं, हमने तो लॉकडाउन लगाया ही इसलिए है कि ताकि ट्रांसपोर्ट सड़कों पर ना आए, और अगर ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आनी है तो लॉकडाउन लगाने की क्या जरूरत है, फिर स्मोक खत्म कैसे होगी। तो मेरे ख्याल में ये जो स्मोक का फायदा है ये पीटीआई को नहीं होगा, ये गवर्नमेंट को होगा। वैसे तो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं ना कि हमें फायदा होगा, हम नजर ही नहीं आएंगे, हम नजर ही नहीं आएंगे। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है ना वो निकलने ही नहीं देगी कि लॉकडाउन है और स्मॉग है, लिहाजा आप निकल ही नहीं सकते, आप ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, लिहाजा जो है ना कि आप पंजाब से हर बंदा 10,000 लाए, 10 बंदे नहीं निकलने देंगे। स्मॉग है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कैसे निकलने दे सकते हैं? तो इसलिए मेरे ख्याल में ये स्मॉग का फायदा शेर अफजल मरवत साहब की रीडिंग ठीक नहीं है। अच्छा, घरों में छापे भी मारना शुरू हो गए हैं, मतलब जाहिर है पंजाब पुलिस का तो ये पहले दिन से ही शुरू हो जाता है कि जैसे मेरे ख्याल में इस बारे में शोर ज्यादा हो जाता है, और शुएब शाहीन के हवाले से भी है कि उनको भी गिरफ्तारी के लिए छापे उनके लिए भी मारे जा रहे हैं। आई डोंट थिंक, अभी तो बहुत दूर है 24, अभी क्यों मारे जाएंगे? अगर आज गिरफ्तार करेंगे अभी तो बेल हो जाएगी। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, अगर आज 16 तारीख को किसी को गिरफ्तार किया जाए तो 24 तक उसकी बेल हो जाएगी। गवर्नमेंट अगर किसी को गिरफ्तार भी करेगी तो 22-23 को करेगी कि 24 तक बेल ना हो। मैं नहीं समझता आज छापे मारने का कोई फायदा है। मतलब आज आप जिसको छापा मार के गिरफ्तार करेंगे उसकी अगले 3 दिन में जमानत हो जाएगी, वो फिर बाहर आ जाएगा, उस लीडर को पकड़ने का क्या फायदा। अच्छा, आप पीटीआई के प्रोपेगेंडे पे ना जाया करें। अभी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी से अगर हम देखें, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो एक आध दिन पहले की होती है। उसकी वजह है गवर्नमेंट की कोशिश होती है वो जो एहतजाज वाला दिन है ना, वो दिन गुजारा जाए, उस बंदे को एहतजाज वाले दिन वो ना हो, तो वो गिरफ्तार हो। तो वो एक दिन पहले गिरफ्तारी होती है, 2 दिन पहले गिरफ्तारी होती है। मैं नहीं समझता 10 दिन पहले गिरफ्तार जमानत हो जाएगी और जेलें भरने की क्या? नहीं, तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी कोई छापे नहीं शुरू हुए। छापे जब शुरू होंगे हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी छापे नहीं शुरू। आज बड़ा अहम इजलास भी हुआ केपी में, और केपी में तो रोज इजलास होगा क्योंकि पंजाब में हो नहीं सकता, पंजाब में उनका कोई लीडर है नहीं, और हमाद अजहर साहब पंजाब के इजलासों में केपी में भी गायब है। जब से उनकी गंडापुर से लड़ाई हुई है ना, मुझे लगता है उनकी सीएम हाउस एंट्री बैन है, और बुशरा बीबी भी उनकी शक्ल नहीं देखने जाती, और सेंट्रल पंजाब के नए सदर भी लगा दिए उन्होंने, और सेंट्रल पंजाब की पीटीआई ने अपना नया सदर और सेक्रेटरी भी लगा दिया है। तो हमाद अजहर साहब को काफी आउट नजर आ रहे हैं ये 24 नवंबर। असलम इकबाल साहब तो वैसे ही नहीं, असलम इकबाल साहब तो वैसे ही पिछली दफा भी उन्होंने कहा था मैं बीमार हूँ, अस्पताल हूँ, एहतजाज नहीं कर सकता। तो इस वक्त भी उनकी कोई प्रेजेंस सीएम हाउस केपी में भी नजर नहीं आ रही। असलम इकबाल और हमाद अजहर ये दोनों से, लेकिन लीडरशिप को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि इस बार अगर नजर ना आए एहतजाज में तो बस कहानी खत्म। वो केपी से ही आएंगे, टिकट नहीं मिलेगी, केपी से ही आएंगे। पंजाब से तो मैंने आपको कहा ना लॉकडाउन होना है, और लॉकडाउन में जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी तो नहीं करने देनी, तो इसलिए मुझे मुश्किल नजर आता है। जी बिल्कुल ठीक। मुज़म्मिल साहब ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद अता तारड़ साहब ने जो 9 मई के हवाले से वीडियो सामने रखती हैं, नए इंकशाफात सामने किए गए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं
कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज आज कौम के सामने रखने जा रहा हूं। ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकेंगे इनके लोगों को, उनको सुन सकेंगे कि इनके अपने लोग थे, और आप देखेंगे जो मजामत की गई, इनको रोकने की कोशिश की गई। तमाम तर सीसीटीवी फुटेज, तमाम शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं, तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से ना सिर्फ माफी मांगे, बल्कि जो जुडिशियल केसेस जो अभी जेर इल्तवा हैं, वो तमाम तर केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। मुज़म्मिल साहब, अता तारड़ साहब की इस गुफ्तगू से आपको क्या लग रहा है कि ये जो 9 मई के हवाले से एक भर से प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और मुतालबात ये किए जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द इन केसेस का फैसला हो जाना चाहिए, मिलिट्री ट्रायल की तरफ इशारा है? मिलिट्री ट्रायल के लिए तो कानून साजी चाहिए। कानून साजी तो अभी की नहीं है, आइन साजी चाहिए, बल्कि कानून साजी से ज़्यादा आइन साजी चाहिए। और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए जो अभी मुमकिन नहीं है। और लेकिन टेक्निकल बात यह कि आम अदालतों में भी 9 मई के केसेस के मुलजमान की जमानतें हो रही हैं, ट्रायल तो नहीं हो रहे। आप बात समझें, मतलब कोई भी अभी बेगुनाह करार नहीं पाया। आपने ये ज़रूर कहते हैं कि फ़लाँ की ज़मानत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी 9 मई के मुलजिम को बेगुनाह करार दे दिया गया हो। अब यकीनन ये सीसीटीवी फुटेजेस का एक तनाज़ा ज़रूर पहले दिन से तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया हुआ था कि सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाएं। और मेरे ख्याल में अभी चूँकि 24 नवंबर सामने आ रही है, तो ये सीसीटीवी फुटेजेस वो ले आए हैं सामने, ताकि 24 नवंबर को अगर कुछ हो तो उससे पहले ये हो कि ये सीसीटीवी फुटेजेस तो पहले ही ले आए थे हम। और मेरे ख्याल में कि इनको पैगाम समझना चाहिए रियासत का 24 नवंबर के लिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको 24 नवंबर के तनाजुर में भी देखना चाहिए कि मेरा मतलब है कि अगर एक तरफ आपकी तैयारी है, दूसरी तरफ हमारी तैयारी है। हमारी तैयारी है। ये इतने अरसे से सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ थी? नहीं, गवर्नमेंट के पास थी, उसको अदालत में पेश करनी चाहिए। मैं तो वैसे ही समझता हूँ कि मीडिया कोई फोरम नहीं है सीसीटीवी फुटेज पेश करने का। और अगर आपने पेश करनी है तो आप अदालत में पेश करेंगे, ये क्योंकि सबूत है ना जी। सबूत तो अदालत में पेश करना चाहिए और ट्रायल में पेश होगा। ट्रायल अभी शुरू ही नहीं हुए हैं। वो कह रहे हैं अदालतें ट्रायल करें, अदालतें 9 मई के मुलजमान का ट्रायल नहीं कर रही हैं अभी। और बहुत दफ़ा ISDG ISPR ने भी कहा है कि 9 मई के मुलजमान को सज़ाएं दें, लेकिन हमारी अदालतें जो हैं वो 9 मई के ट्रायल अभी शुरू नहीं कर रही हैं। जमानतें ज़रूर कर रही हैं लेकिन ट्रायल नहीं कर रही हैं। मतलब ट्रायल करेंगी तो पता लगेगा कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। और ट्रायल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ सच और झूठ तो ट्रायल से सामने आएगा, ज़मानत से नहीं। ज़मानत कोई रिलीफ नहीं है। ज़मानत तो आपको मिल जाती है कि जी आप ट्रायल में ताउन करेंगे, आप ट्रायल में मौजूद रहेंगे, आप हर पेशी पर आएंगे, आप कानून का साथ देंगे। ज़मानत आपको मिलती है कि आप गवर्नमेंट को, अदालत को यकीन दिलाते हैं कि मैं एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर ट्रायल में शामिल रहूँगा और अब ट्रायल में ताउन करूँगा। इसलिए वो कहती हैं कि चलें आपको रिहा कर देते हैं, लेकिन आपने ट्रायल के मौके पर मौजूद रहना है। लिहाजा ज़मानत के बाद आपको ट्रायल में तो हर पेशी पे मुलजिम को आना पड़ता है। ज़मानत का ये मतलब थोड़ी है कि उसके बाद आप उस केस में आएंगे ही नहीं, अब आपकी छुट्टी हो गई है, आप बेगुनाह हो गए। नहीं, आपने हर पेशी पर आना होता है ज़मानत के बाद। वो तो एक मशरूत रिहाई होती है ज़मानत, कि आपने उसके बाद आना है। बहरहाल चूँकि सीसीटीवी का बयानिया बहुत बनाया था PTI ने, और उनका ख्याल था कि शायद सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज को 6 साढ़े 6 मिनट की सीसीटीवी फुटेजेस तारड़ ने रिलीज की हैं। जिना हाउस की है, मुख्तलिफ मकामात की, 36 शहरों में हुए हैं। मियांवाली है, पिंडी है, लाहौर है, गुजरांवाला है, पेशावर है, सब जगह है। और सब जगह, और आप देखिए लोग थोड़े थोड़े हैं, कहीं कोई हज़ारों लाखों लोग नहीं हैं। थोड़े थोड़े उनके कारकुन मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है, और उनको पहचाना भी जा सकता है, उनकी फुटेजेस मौजूद भी हैं। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में 9 मई के मुलजमान को सजाएं मिलनी चाहिए। जो मुलजिम है उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए, जो मुलजिम नहीं है उन्हें बरी कर देना चाहिए। लेकिन अदालतों को पाकिस्तान की इस तनाज़े को, इस लड़ाई को समझते हुए इसकी डे टू डे ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए 9 मई के मुलजमान के। बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की है। सबसे पहले नाज़रीन आपको सुनवा देते हैं कि जनरल फैज़ और
उनके हवाले से और आर्मी चीफ साबिक जनरल बाजवा के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने, सुन लीजिए पहले नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, फिर उसके बाद तबसरा। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। जनरल फैज उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ। मेरे ख्याल है बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हम। अच्छा, नहीं, ये ठीक बात की है नवाज शरीफ ने कि मतलब उनका मतलब है पहले बाजवा के साथ मिलके हमारे ऐसी तैसी फेरी है, फिर बाजवे की ऐसी तैसी फेरी है इमरान खान ने। पहले बाजवा और फैज के साथ मिलके हमारे साथ खूब किया जुल्म, फिर बाद में बाजवे के साथ भी किया। तो उन्होंने कहा है कि मुझे कोई पॉलिसी की समझ नहीं आती, पहले बाजवे के साथ मिलके हमारे साथ जो कुछ किया है, फिर बाजवे के साथ जो कुछ किया है। तो एक मेरा मतलब है कि उनका हालात पर, पुराने हालात पर एक तबसरा था कि आज जो लोग ये कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट बड़ा बुरा सलूक कर रही है, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ भी कोई रियायत नहीं की हुई, और उस वक़्त इमरान खान उस इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े के ऊपर सवार थे, उस एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर हमारे साथ जुल्म कर रहे थे, और हमारे साथ होने वाले जुल्म को एंजॉय भी कर रहे थे, जलसों में उसका मजाक भी उड़ाते थे। तो आज मेरा मतलब है उनकी पॉलिसी की समझ नहीं आती। कल जब वो जुल्म कर रहे थे तो उन्हें याद नहीं था कि अपना वक्त भी आना है। नवाज शरीफ साहब ने मजीद भी बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुश्किलात या अदम इस्तेहकाम का बाइस बने, ये आखिरी चीज़ है जो मैं मुल्क के लिए करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुल्क में अनारकी फैले। मजीद सुनिए नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। मियाँ साहब, जो 24 की कॉल है धरने की, इंतशार जो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। वो कामयाब नहीं होंगे। हाँ, ठीक है, उनका मतलब है कि देखिए पिछले नवाज शरीफ ने तो धरना भुगता है ना जी 129 दिन का। इनके इस्तीफे के लिए तो 2014 में 129 दिन का धरना हुआ है। नवाज शरीफ से ज़्यादा धरने की प्रैक्टिस किसको है कि धरने को निपटना कैसे है। और उस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ थी, तो वो तो नवाज शरीफ ज़्यादा दबाव में थे उस धरने के खिलाफ। और आपको पता है एक खुद नवाज शरीफ ने भी और उसके अलावा मलक रियाज ने भी ये वाक़या सुनाया कि इस्टेब्लिशमेंट ने मलक रियाज को भेजा नवाज शरीफ के पास इस्तीफ़ा लेने के लिए। तो नवाज शरीफ ने कहा आप क्यों मुझसे इस्तीफ़ा लेके आए? उन्होंने कहा मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि आपसे जाकर इस्तीफ़ा के लिए कहें। तो उन्होंने कहा उन्हें जाकर जवाब दे दें, मैंने कोई नहीं देना, इस्तीफ़ा निकाल सकते हैं तो निकाल लें। ठीक है ना। तो ये वाकया तो नवाज शरीफ ने तो धरना बहुत निपटा हुआ है, लिहाजा उन्हें पता है धरना कामयाब नहीं होता, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे दिया जाए। और अब तो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे है ही नहीं, तो अब बगैर कंधों के धरना तो और भी जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। इसीलिए कॉन्फिडेंट है नवाज शरीफ साहब के कुछ नहीं हो सकता। ये जो डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के कुछ नहीं हो सकता। तो अब जब एस्टेब्लिशमेंट के कंधे नहीं है तो क्या हो सकता है? लेकिन अवाम नहीं निकलेगी, एक कॉन्फिडेंस ये भी है। नवाज शरीफ साहब ने तनकीद किया है इमरान खान साहब पर भी, और क्या कहा है सबसे पहले ये सुन लीजिए कि कारकर्दगी उनकी सिफर है जी। इमरान साहब ने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे? जरा मुझे ये बताएं, उनके किस कारनामे में बाहर निकले? उनकी कारकर्दगी तो सिफर है। किस बात का ताना देते हैं हम सब लोगों को? डेमोक्रेसी को खराब करने वाले इमरान खान। हमें किस चीज़ का ताना देते हैं? अपनी क्या कारकर्दगी? ठीक बात। देखिए ना जी, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के बारे में ऐसे ही बात करता है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि नवाज शरीफ की गुफ्तगू में वो बदतमीजी नहीं है जो इमरान खान की गुफ्तगू में नवाज शरीफ के लिए होती थी। वो आज भी मेरा मतलब है कि कोई तस्हीक अमेज़ अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, कोई तस्हीक नहीं करते, कोई गाली नहीं निकालते। वो नहीं कहते आओ भज देंगे, फड़ लेंगे, यूँ कर देंगे। आज भी नवाज शरीफ की गुफ्तगू में वो लहजा और नवाज शरीफ की गुफ्तगू में वो लहजा और वो ज़ुबान नहीं है जो इमरान खान नवाज शरीफ के बारे में इस्तेमाल करते थे, या मौलाना फजल रहमान के बारे में, या बिलावल के बारे में, या अपने सियासी मुखालफिन के बारे में। देखिए नवाज शरीफ की हमने आपको गुफ्तगू सुनाई है, वो कहते हैं वो इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं लेकिन गाली नहीं निकाल रहे। वो इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं लेकिन कोई तस्हीक में ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे। कह रहे हैं एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के बारे में यही कहते हैं ना उसकी कारकर्दगी सिफर है। वो कह रहे हैं उनकी कारकर्दगी सिफर है। एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के बारे में यही कहते हैं ना कि लोग उसके साथ नहीं हैं। वो कह रहे हैं लोग उनके साथ नहीं हैं। तो ये गुफ्तगू एक सियासतदान की दूसरी सियासतदान के बारे में एक जमहूरी गुफ्तगू है। जब आपका लहजा और आपकी गुफ्तगू तज़हीक अमेज़ और गालम गलूच पर आ जाए,
हमें उस पर एतराज़ है कि लीडरान को ऐसी गुफ्तगू गालम गलूच की और तस्हीक की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर नीचे वर्कर तक आती है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में कि आप तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए। नवाज शरीफ ने एक मुनासिब तनकीद की है इमरान खान के ऊपर और धरने के ऊपर उन्होंने तबसरा किया है और माजी की इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने तबसरा किया है, और ये हल्की फुल्की गुफ्तगू है। मैं नहीं समझता को बहुत उन्होंने को रिवीलिंग गुफ्तगू और माजी भी याद करा दिया। उन्होंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है कि इमरान खान कभी असेंबली में भी आए हो। आज हमें एस्टेब्लिशमेंट का ताना ना दें, आप खुद एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठे रहे तो बैठ के हमारे खिलाफ केसेस बनाते रहे। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉइंट स्कोरिंग है कि किसी को माजी का याद कराना। और ये वैसे वो पाकिस्तान आ रही हैं, मरियम भी पाकिस्तान आ रही हैं। बहुत लोगों का ख्याल था कि अब नवाज शरीफ 6 महीने पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो बड़े नाउमीद होकर पाकिस्तान से चले गए हैं। अब पाकिस्तान उनके लिए कुछ नहीं है, ऐसे ही तज्जिए और तबसरे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मरियम के इलाज के लिए ही गए थे, और मरियम बीबी के इलाज के बाद मरियम बीबी भी आ गई हैं और वो भी आ गए हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता, मुझे जो वो सारे सियासी तज्जिए थे ना कि नवाज शरीफ चला गया ये वो गलत साबित हो गए। और दूसरा, इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने फिर माजी याद कराते हुए कहा कि अगर उस वक्त हमारी बात मान लेता तो हमें इतनी तकालीफ ना उठानी पड़ती, क्योंकि उनकी तरफ भी इशारा है कहीं ना कहीं कि जो आज तकलीफ इमरान खान साहब खुद जेल में उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। इशारा तो नवाज शरीफ साहब का इसी की तरफ था। नवाज शरीफ बात कर रहे हैं ना माजी की, वो तब हैं जब वो बनी गाला उन्हें मिलने गए। देखिए उस वक्त इमरान खान धरने की प्लानिंग कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। नवाज शरीफ बनी गाला चौधरी निसार साहब के साथ गए और उन्होंने उन्हें कहा कि आप पार्लियामेंट में रहें और आप ये इस तरह हुकूमतें गिराने की तरफ ना जाएं और जमहूरियत को चलने दें। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ बतौर वजीर आज़म इमरान खान के घर गए। इमरान खान ने उनकी वो बात नहीं मानी और उन्होंने धरना दिया और वो सारा कुछ किया। तो वो नवाज शरीफ वो बात कर रहे हैं कि अगर उस वक्त वो धरना ना देते, एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में ना लेके आते, एस्टेब्लिशमेंट के मोरे ना बनते, तो आज कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का मोरा ना होता। क्योंकि जब आप मोरे बन गए फिर बाकी भी मजबूर हो गए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन शुरू हो गई। तो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि अगर इमरान खान उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हमें गिराने की कोशिश ना करते तो आज एस्टेब्लिशमेंट का ये रोल पाकिस्तान की सियासत में ना होता, क्योंकि उस वक्त वाकई एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम हो गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने नारा भी बुलंद किया था, वोट को इज्जत होगा। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है लोग बहुत बड़ी तादाद में तब थे, फिर अब वो बंद गली में आ गए और अब मौजूदा हालात में बंद गली के हवाले से उन्होंने जो सियासी फैसले किए वो बंद गली के तनाजुर के फैसले हैं। बहरहाल IMF का वफद भी पाकिस्तान आया जी, और काफ़ी हद तक पॉजिटिव पेशरफ्त है। और मईशत में हुकूमती जो मुदाखलत है उसको कम करने पर भी जोर दिया गया। अब हुकूमती मुदाखलत का मतलब है इदारे बेचें, रोजवेल्ट होटल बेचें, PIA बेचें, डिस्कोज बेचें, प्राइवेटाइजेशन को तेज़ करें, टैक्स पूरा इकट्ठा करें। जो बहुत एक शोर था कि पंजाब ने कोई सरप्लस नहीं किया, डेफिसिट किया है, वो बताया गया है कि पंजाब 40 अरब, लेकिन चारों सूबाई हुकूमतें सरप्लस में गई। ये को पंजाब का अकेले पंजाब पे क्रिटिसिज्म था कि पंजाब नहीं गया, और KP को बड़ा KP ने भी सरप्लस दिया है, सब ने सरप्लस दिया है। मेरे ख्याल में ओवरऑल जो माशी महाज पर सारी हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि KP या सिंध या बलूचिस्तान या पंजाब जो है या मरकज़ी हुकूमत, पांचों हुकूमतें जो हैं वो मिलकर जो है वो माशी महाज पर काम कर रही हैं और एक कोऑर्डिनेशन अमंग द गवर्नमेंट्स नज़र आ रही है। अब उम्मीद है IMF का ये बोर्ड मीटिंग में हो जाए और ये थ्रू हो जाए ये IMF का पैकेज, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा माशी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। बेशक। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब आपका। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना के अवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।